Hello, good afternoon everyone. Hello. Good afternoon everyone. Hello Samiksha, hello Murdula, hello Mohit, hello Isha, hello Atharv, hello Aditya, Isharawat, Tanvi, Shubham, Tanya, Aniket, Ritika, Satyam, Aryan, Anurag, Sumit, Rahang Dale, Radha, Vibhuti, Rohit, Gunang, Dheeraj, Asha, Nakul, Shoaib. गुड आफ्टरनून धीरज, हिमांशु, ईशा. अब स्टार्ट भी कर दो सर. हाँ अभी तुरंत तो आया भाई. रुक जाओ, इतनी क्या जल्दी है. चलिए, संकल्प JEE 2020 अभी इतना जल्दी स्टार्ट करने के लिए की वजह से जनवरी में एग्जाम होगी. संकल्प की जो जनवरी जो जेईई मेंस की एग्जाम होगी वो होगी जनवरी के फर्स्ट वीक में. बट अभी इसके लिए तकरीबन 120 दिन समय है. संकल्प के रिवीजन के लिए 35 से 40 दिन का टाइम लगता है. 35 से 40 दिन का टाइम लगता है. संकल्प की डिमांड होती है 35 to 40 डेज. इससे ज़्यादा इसका ज़रूरत नहीं है. 35 to 40 डेज की ही ज़रूरत होती है. तो लेकिन बहुत पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए अभी चूँकि बाकी सभी क्लासेस भी चल रही है, इसलिए सैटरडे के दिन यानी वीक में एक दिन के लिए लगा रहा हूँ 2 घंटे. जब आप धीरे से कंफर्टेबल होंगे तो इस चीज़ को बढ़ा देंगे हम. जितना अधिक इस पर वर्क करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा. जितना बढ़िया वर्क करेंगे इस पर उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा. ये कुल मिला के क्या है, बेसिक प्लान है रिवीजन का और भी बहुत सारी बातों का. जिन बातों को मैंने यहाँ लिख रखा हूँ अगले स्लाइड पर देखिए. संकल्प JEE पूरे बैच के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. पहली बात कि सिलेबस मैनेजमेंट होता है. सिलेबस मैनेजमेंट क्या है? कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसे हमें पढ़ना है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसे हमें नहीं पढ़ना है. कुछ चैप्टर्स, ये चैप्टर बच्चों के हिसाब से बदलते रहता है. जो बच्चे अच्छे से पढ़े होते हैं जिस चैप्टर को, तो वो उसको करना चाहते हैं. उसके लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट होती है. एक कि जेई के टेम्परामेंट को समझें कि किस टाइप का क्वेश्चन जेई पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन जेई पूछता है. और दूसरा कि बच्चा किस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है और किस टाइप का क्वेश्चन उसे करवाना चाहिए. कौन से चैप्टर को वो कंफर्टेबली सॉल्व कर पाता है. तो ये दोनों चीज़ के बीच जो तालमेल होता है, इन दोनों बातों के बीच जो तालमेल होता है, वो काम होता है टीचर्स का बिठाना. यानी मेरा काम है वो. ना आपने कभी जेई दिया है आपने, और ना ही आपने सिलेबस को कभी पूरा पढ़ा है. बट जेई एग्जाम और स्टूडेंट्स के बीच में एक कड़ी है, वो है टीचर्स यानी हम जैसे लोग. तो टीचर्स आपकी एबिलिटी को समझकर, जेई की रिक्वायरमेंट को समझकर कुछ ऐसे तालमेल बिठाएंगे जिससे जिस रास्ते, जिस सीढ़ी के दम पर आप उस जेई एग्जाम को क्रैक करके IIT या फिर NIT में पढ़ने लायक हो जाएंगे. गुड आफ्टरनून. तो ये है सिलेबस मैनेजमेंट, जो आपके बीच और जेई के बीच यानी कॉलेजेस के बीच में टीचर एक बहुत भयंकर पुल का रोल प्ले करता है, जो आपको धीरे धीरे डिग करके यहाँ जेई तक पहुँचाएगा. वेटेज ऑफ चैप्टर्स, किस चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा है, किस चैप्टर का वेटेज कितना कम है, ये चीज़ें इसमें धीरे धीरे डिस्कस की जाती है. किसी एक दिन में ये बातें डिस्कशन संभव नहीं है. ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको सारी बात बता दूं कि सिलेबस मैनेजमेंट कैसे करोगे, वेटेज ऑफ चैप्टर कैसे ध्यान रखोगे, रिवीजन कैसे करोगे. सारी बात एक दिन की बात नहीं है. ये सब धीरे धीरे एकदम स्लो प्रोसेस से सीखा जाता है. रिवीजन एक दिन में होगा क्या मैं पूरे 75 चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के, तो 75 चैप्टर्स का रिवीजन बोलूँगा आज से लेकर के सुबह तक कर लो, तो ये नहीं हो पाएगा. तो धीरे धीरे रिवीजन करेंगे, तो धीरे धीरे इसमें रिवीजन होगा स्मार्टली, ताकि कम मेहनत में अधिक प्रोडक्टिविटी हो सके. स्पीड अप, कुछ सारे बच्चे अगर उसकी एबिलिटी उसी पेपर के 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन में से उसको अगर फुल पर्याप्त समय मिले तो उसमें से 21-22 क्वेश्चन बना सकता है. लेकिन वो उस 1 घंटे के अंदर सिर्फ 12-13 क्वेश्चन पे अटक जाता है और उसमें से भी 12 में भी गलत हो जाते हैं. उसके लिए 2 चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, एक स्पीड और एक होता है एक्यूरेसी. तो मैं इन दोनों चीज़ों पे ठीक से काम करवाऊंगा आपसे कि रिवीजन में स्पीड अप कैसे हो और इसके बाद एक्यूरेसी के साथ कैसे हो. क्योंकि स्पीड अब हड़बड़ी करोगे, स्पीड अप का मतलब हड़बड़ी नहीं होता है. अगर आप हड़बड़ी करोगे, घाई में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे तो आपका गलत हो जाएगा. तो एक्यूरेसी का भी ध्यान रखते हुए स्पीड को आप कैसे होना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ और बातें रिस्पॉन्सिबल है. तो जैसे अब एक और बात है, जैसे प्रेशर मैनेजमेंट कैसे करोगे, क्योंकि हर 6-7 दिन पर अब ऐसे ख्याल आने लगते हैं,
हर 6-7 दिन पर ही ऐसे ख्याल आने लगते हैं हमसे होगा क्या, इस तरीके से पढ़ेंगे तो होगा क्या, क्यों ना मैं इससे बेहतर वाला तरीका अपना लूँ, वो वाला तरीका अपना लूँ। और 7 दिन पर उस बच्चे का प्लान बदल जाता है, वो नए प्लान पे वर्क करने लगता है। वो नया प्लान उसके 3 महीने 4 महीने लेंदी प्लान होते हैं, लेकिन वो 15 दिन या 10 दिन या 8 दिन में उस प्लान को फिर से ड्रॉप कर देता है, नया प्लान चूज कर लेता है। तो वो हर 15 दिन या हर 10 दिन या हर 12 दिन पर प्लान चूज कर लेता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने के लिए जोश जोश में पढ़ने बैठते हैं, 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद जोश ठंडा हो जाता है, 1 महीना बाद फिर होश आता है, फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं। ऐसा उसका अल्टरनेट ग्राफ चलते रहता है। ऐसा ग्राफ उसका चलता है कि थोड़े दिन ऊपर फिर बहुत दिन नीचे, फिर थोड़े दिन ऊपर फिर बहुत दिन नीचे। तो ऐसा टाइप का उसका ग्राफ चलता है। तो उसको कैसे मैनेज करोगे? अलग अलग डाइवर्सिटी होती है दिमाग के अंदर, बहुत सारे ख्याल मन मस्तिष्क को परेशान करते हैं, एग्जाम का प्रेशर भी होता है। वहीं एक और अच्छी बात है कि जितनी बढ़िया पढ़ाई प्रेशर में हो सकती है और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, इस पर कैसे बातें होंगी, इस पर कैसे वर्क करेंगे, ये सब चीज़ें डिस्कशन होंगी। उसके बाद डिस्टर्बेंस डीलिंग, क्योंकि एग्जाम के अंदर हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो या फिर आपके सोसाइटी में हो, आपके हिसाब से कंडीशन फेवरेबल नहीं रहता है, आपके हिसाब से कंडीशन फेवरेबल नहीं रहता है, तो डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो उस डिस्टर्बेंस को डील कैसे करना है? इतना डिस्टर्ब मैं पहले से करके भेजूंगा, पहले से पढ़ाई के दौरान मैं आपको इतना डिस्टर्ब करूंगा, इतना परेशान करूंगा, इतना तंग करूंगा, जिसके वजह से आपको डिस्टर्बेंस डीलिंग आ जाएगा। डिस्टर्बेंस डीलिंग आप आसानी से कर लेंगे, आपको डिस्टर्बेंस डीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये डिस्टर्बेंस डीलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये भी धीरे धीरे हो सकता है, एक के दिन में मैं आपको डिस्टर्ब करके और एकदम तैयार नहीं कर सकता हूँ, महारथी नहीं बना सकता हूँ। धीरे धीरे मैं आपके पढ़ाई के दौरान ये भी ध्यान रखना है कि कितना डिस्टर्ब करना है आपको। ऐसा नहीं कि पूरे डिस्टर्ब हो जाओ और काम ही करना बंद कर दो। उसके बाद होता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो आपका फिजिकल हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए, और दूसरा मेंटल हेल्थ तो एकदम हेल्दी रहना चाहिए। सॉरी, यहाँ मेंटल का स्पेलिंग गलत है, कि थोड़ा सा लग रहा है बोनस में आ गया, तो इसको एल कर देते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप पागल हो गए हो। मेंटल हेल्थ का मतलब है मानसिकता को कंट्रोल करना, अलग अलग भटकने वाले ख्याल को अपने नियंत्रण में रखना। बहुत सारी जगह ध्यान भटकते हैं, उस ध्यान को भटकने की वजह से यहाँ गलती हो जाती है, एक्यूरेसी का सत्यानाश हो जाता है। क्वेश्चन बनाते समय में भी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन बना रहे हो, इतना बड़ा शीट में आपने इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया, और उसके बाद आपका सेकेंड दिमाग 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए कंप्लीट ब्लैंक हो जाता है। ये ड्यूरिंग एग्जाम भी होता है, कंप्लीट ब्लैंक होता है। 2 मिनट बाद आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि क्या सोच क्या रहे हैं हम, कुछ भी तो नहीं सोच रहे हैं, कंप्लीट ब्लैंक हो जाता है। ऐसे प्रॉब्लम हर बच्चे के साथ होता है कि जब वो 2 मिनट या 1 मिनट या 3 मिनट तक कुछ सोचता ही नहीं है, कोई भी थॉट नहीं सोचता है, तो थॉटलेस। तो वो थॉटलेस जो हो जाता है, ऐसा अगर एग्जाम में 10 बार हो गया तो आधा घंटा तो यूं गए। ऐसा अगर एग्जाम में 10 बार हो गया तो आधा घंटा तो यूं गए। इस सब चीज को रिड्यूस करने के लिए, ये नेचुरल है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये डिस्टरबेंस या फिर इस टाइप की जो प्रॉब्लम रहती है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसको रिड्यूस करके बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, ताकि ऐसी प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली ना हो। कम हो तो चल जाएगा, और भगवान करे कि एग्ज़ाम के अंदर ना हो। घर के अंदर है, प्रैक्टिस के दौरान हो रहा है, चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ध्यान भटकने से गलती भी होती है, ध्यान नहीं लगने से प्रॉब्लम हो जाता है, समय भी बर्बाद होता है। तो ये दोनों की सत्यानाश हो जाता है। तो इतनी सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स। उसके बाद ये चीज़ें मैं मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम अलग अलग भावनाएं जनरेट होती हैं। ऐसा होता है कि शुरू में 15 मिनट तक 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या फिर आधा घंटा तक होश ही नहीं आता है एग्ज़ाम में। कुछ बच्चे इतने डर जाते हैं, जो बच्चे अक्सर बहुत प्रिपेयर होते हैं, इनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उसको खुद से उम्मीद बहुत ज़्यादा रहती है कि हम प्रिपरेशन किए हैं तो हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, या हमसे टीचर का उम्मीद लगा है, हमसे मम्मी पापा का उम्मीद लगा, हमसे हमारा भी उम्मीद लगा है। तो ये जो बच्चे इतनी सारी चीज़ें ढो करके जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उनके साथ ये रहता है कि 15 मिनट 20 मिनट तक उसको कुछ समझे में नहीं आता कि एग्ज़ाम में हो क्या रहा है। ये बात अभी बताऊंगा तो अभी लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में, लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम ये प्रैक्टिकल है। मेरे जीवन में
कई स्टूडेंट को मैंने देखा हूँ ऐसा होते हुए। ये मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल अनुभव है, ये अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे, इस पर भी इसी के दौरान चर्चा होगी। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। सबसे पहले कि रिवीजन के लिए पहला है कि सिलेबस मैनेजमेंट, तो किस सब्जेक्ट को कैसे रिवीजन करें। आपको पता है कि मैं फिजिक्स और मैथ्स अच्छे से गाइड कर सकता हूं, करते आया हूं, रिजल्ट उसका मिलते आया है, लेकिन केमिस्ट्री में गाइड नहीं कर सकता हूं, करूंगा भी नहीं, कभी करता भी नहीं हूं। फिजिक्स मेरा जो अनुभव कहता है, जो बच्चों के अंदर मैंने देखा हूं, मेरे समय में तो मैं बीएम शर्मा की फिजिक्स बनाया करता था, बीएम शर्मा की फिजिक्स बनाया करता था जो सिंगेज पब्लिकेशन से आती है, और एचसी वर्मा भी। बट मेंस एग्जाम के लिए कहीं तो ये स्लाइड भी बनाया था, अच्छा छोड़ो, हाँ, मेंस एग्जाम के लिए एचसी वर्मा की फिजिक्स अगर आप 2 से 3 बार बना लेते हैं अपने पूरे जीवन काल में, यानी 11 से लेकर के 12 तक, अभी आपने एक बार जरूर बनाए होंगे, जब आप दूसरी बार भी बना लेते हैं तो 2 बार बना लेते हैं या 3 बार बना लेते हैं तो आप एक अच्छे स्कोरर बन जाते हैं। यानी 80, 85, 90 के आसपास का स्कोर आप एचसी वर्मा की फिजिक्स से जेईई मेंस में कर सकते हैं। एचसी वर्मा की फिजिक्स से आप जेईई मेंस में 80, 85, 90 तक का स्कोर आसानी से कर सकते हैं अगर आप 2 बार या 3 बार बनाते हैं। ध्यान रहे, किसी बुक को पहली बार हम बनाते हैं तो हम सिर्फ सीखते हैं, लेकिन दूसरी बार जब हम उसी बुक को बनाते हैं तो तब वो चीज़ हमारे नॉलेज में कन्वर्ट होती है, तब हम उस पर क्रिएटिव होते हैं, तब बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो एचसी वर्मा का फिजिक्स, जो बच्चे आप डीसी पांडे का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो एचसी वर्मा के इस्तेमाल के बाद डीसी पांडे का भी इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और प्रोडक्टिव बुक है। मार्केट में यूं तो बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, सभी बुक्स अच्छी होती हैं, बट लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी बुक पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, नॉलेज सबसे हो जाएगा। लेकिन बताया आपको शुरू में ही कि सिर्फ नॉलेज होना एग्जाम के हिसाब से 65% से ज़्यादा नहीं है। एग्जाम 40% और भी चीज़ें हैं, और भी एटीट्यूड्स हैं जो डेवलप करने होते हैं, तब जाकर के परीक्षा अच्छा होता है। तो डीसी पांडे की बुक भी फिजिक्स के लिए बहुत ही शानदार है। इससे आपको जेईई एडवांस में बड़ा फायदा मिलेगा। और ये ध्यान रहे कि हम लोगों का गोल अंततः क्या है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अंततः गोल होता है प्रीवियस ईयर के पेपर आसानी से बने, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आसानी से बने, प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत आसानी से बनने चाहिए। ये हमारा आखिरी एग्जाम का गोल होता है। किसी भी चैप्टर को अगर हमसे प्रीवियस ईयर का पेपर फ्रीक्वेंटली बन रहा है, क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बन रहा है, तो हमको वो चैप्टर आता है। और अगर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, रुला रहा है, बहुत मुश्किल से बन रहे हैं, तो हमको वो चैप्टर नहीं आता है। भले ही हम दुनिया का कोई भी बुक बना रखे हो, हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं किए हैं, अगर हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बन रहे फ्रीक्वेंटली, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बन रहे हैं, दूसरी कोई किताब नहीं भी बन रही है, तो कोई संदेह का बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है वैसा ही इस बार भी पूछेगा, अगले बार भी पूछेगा, उसी से लिंक रहता है। हालांकि क्वेश्चन नए रहते हैं लेकिन लिंक उसी से रहता है, लेवल भी वही रहता है, कंसेप्ट नया बदल नहीं जाएगा, कंसेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन बदल जाते हैं बट लेवल वही रहता है। तो फिजिक्स के लिए इतना इनफ है। आते हैं मैथमेटिक्स पर, यानी जेईई जनवरी। इसको जेईई जनवरी जान नहीं पढ़ लेना, जान भी पढ़ सकते हो। अगर आप इसको महबूबा मान लो तो आपका पक्का क्रैक हो जाएगा। 2021 को जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होना है, जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा, टलने की कोई चांसेस नहीं है, सिलेबस कम होने का चांसेस नहीं है। ये बात दिमाग से निकाल देना कि बोर्ड के सिलेबस कम हुए हैं तो जनवरी में जेईई के भी सिलेबस कम होंगे क्या, ऐसे कुछ भी ख्याल निकाल देना दिमाग से, कुछ नहीं होगा, सिलेबस कम नहीं होगा, ये जनवरी में होने वाला है। मैथमेटिक्स के अंदर एकदम श्योर सर्टेन 100% बोल सकता हूं कि इसको बनाओगे तो इतने नंबर आएंगे, इसको बनाओगे तो इतने नंबर आएंगे। देखो, यूं तो पहले एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब एनसीईआरटी बनाने वाले बच्चे भी 40% मार्क्स मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को खूब वैल्यू दिया गया है। अभी जो नए नए पेपर्स बनाए जा रहे हैं जनवरी में, या जेईई मेंस के जितने भी पेपर्स बनाए जा रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी को बहुत अधिक वैल्यू दिया गया है, खूब ज़्यादा, बेशुमार वैल्यू मिला है एनसीईआरटी को, जितना उसको नहीं मिलता था पहले, क्योंकि जेईई मेंस पहले तगड़ी लेवल पे हुआ करती थी, बट अब उस तगड़े लेवल पे जेईई मेंस नहीं होता है।
अब जेईई मेंस थोड़े आसान लेवल पे क्वेश्चन पूछता है 1-2 साल तक, ऐसा सिर्फ 2 या साल या 3 साल होगा, उसके बाद फिर से जेईई मेंस अपने एक्चुअल लेवल पे आ जाएगा। जब कभी पैटर्न बदलता है किसी एग्जाम का तो पेपर आसान किया जाता है, तो बस उसी वजह से पेपर 2 बरस से आसान हो रहे हैं। अब हालांकि अब पेपर आसान नहीं होंगे, आपके समय तक पेपर आसान हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद पेपर मुश्किल होंगे, मैंने पेपर एवरेज लेवल के होंगे, मॉडरेट लेवल के होंगे। तो एनसीईआरटी जरूर बनना चाहिए, एनसीईआरटी जरूर बनना चाहिए, चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हों या फिर सीबीएसई के बच्चे हों, दोनों ही बच्चों के लिए एनसीईआरटी बनना जरूरी है। एनसीईआरटी बनाने भर से भी आप 40% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 40% स्कोर मार्क्स मैथ्स में कर सकते हो। उसके बाद है कंसेप्ट बूस्टर पैकेज। ये वो पैकेज है जिसे मैंने करंट एग्जाम को हिसाब में रख करके, करंट एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया हूँ। ये कंसेप्ट बूस्टर पैकेज बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पैकेज नहीं है। इस कंसेप्ट बूस्टर पैकेज और एनसीईआरटी दोनों को बना लेने से कोई बच्चा 60-70 मार्क्स को क्रॉस नहीं करेगा, इसके नीचे ही रहेगा, 60-70 मार्क्स के नीचे रहेगा, लेकिन 70 मार्क्स तक ला सकता है, एक एवरेज बच्चे के लिए है ये। बट ध्यान रहे कि 50 मार्क्स से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में लाना इज्जतदार मार्क्स में काउंट किए जाते हैं। 50 मार्क्स से अधिक मार्क्स लाने वाले बच्चे इज्जतदार मार्क्स काउंट, मतलब इज्जतदार मार्क्स स्कोर किए होते हैं। तो 50 मार्क्स एक गुड मार्क्स है, उससे ज़्यादा के मार्क्स अच्छे मार्क्स कहलाते हैं। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से पूछोगे तो 80-85 से ज़्यादा लाओ कम से कम, बट ये बच्चे पे भी डिपेंड करता है। तो एनसीईआरटी और कंसेप्ट बूस्टर अगर आप बनाते हैं तो इससे आपको 60-70 मार्क्स तक आ सकते हैं। इससे ज़्यादा के मार्क्स के लिए आपको इस पे आना ही पड़ेगा, सिंगेज पे आना ही पड़ेगा। देखो अब सिंगेज को 2 तरीके से बनाया जा सकते हैं, या तो हम सिर्फ मेंस को फोकस करके सिंगेज बनाएं, या फिर हम मेंस एंड एडवांस दोनों को फोकस करके सिंगेज बनाएं। तो सिंगेज का एनालिसिस तो आप बहुत बार कर चुके हैं, मैंने आप जानते भी हो सिंगेज एनालिसिस में क्या मामला है। एक तो होगा टाइप 1 जिसके अंदर सिर्फ मेंस में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और वो ये है कि ऑल इलस्ट्रेशन लिख देता हूं आज फिर से, ऑल इलस्ट्रेशन प्लस कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज इज सफिशिएंट फॉर जेईई मेंस 80 मार्क्स तक के लिए। 80 मार्क्स तक के लिए सफिशिएंट है, जेईई मेंस के 80 मार्क्स तक के लिए सभी इलस्ट्रेशन और कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज सफिशिएंट है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होने की वजह से ये 80 मार्क्स तक आपको जाने नहीं देगा। उसके लिए आपको इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बना के रहेंगे तभी तो स्पीड आएगा, नहीं तो स्पीड नहीं आएगा। तो कंसेप्ट बूस्टर के साथ एनसीईआरटी के साथ अगर आप सिंगेज का ये टाइप 1 करते हैं, टाइप 1 यानी ऑल इलस्ट्रेशन प्लस कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज, और इसके साथ वो जोड़ दो जो सॉल्व क्वेश्चन रहते हैं, तो 80 मार्क्स के लिए आप श्योर हो जाते हैं। बट इसके आगे अगर आप बढ़ते हैं, हालांकि आप पूरे 100 मार्क्स ला सकते हैं इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बट प्रैक्टिस कम होने की वजह से आप 100 मार्क्स नहीं लाएंगे। आप समय नहीं बचा पाएंगे उस एग्जाम के दौरान कि आप 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करो, या करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप 25 क्वेश्चन बना के आओगे तो 2, 3, 4 गलत हो जाएंगे, आप 80-85 तक अटक जाएंगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए, और जो बच्चा 80 मार्क्स मेंस में लाने के लिए कैपेबल हो रहा है, मैं उसको बोलूँगा एनआईटी में नहीं जाना है, मैं उसको बोलूँगा आईआईटी में जाना है। तो ये हुआ एक टाइप का पेपर, एक टाइप का सिंगेज का प्रिपरेशन, और दूसरा हुआ दूसरा टाइप 2 यानी फुल। इसमें कोई झंझट नहीं, पूरा सिंगेज कर लिया तो समझ लो महारथी हो, बहुत बढ़िया प्रिपेयर हो जाते हो आप जेईई एडवांस के अच्छे रैंक तक के लिए। मतलब बहुत बढ़िया रैंक के लिए अगर आप सिंगेज की तीनों सब्जेक्ट कर लेते हैं, पूरा सिंगेज का तीनों सब्जेक्ट छोड़ो, सिर्फ मैथ्स के सभी चैप्टर आप सिंगेज से कर लेते हैं पूरा, तो आप मैथ्स में ऑल इंडिया रैंक 100 के नीचे वाले जो स्कोर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके इक्विवेलेंट स्कोर कर सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक 100 के जो तक के जो स्कोरर होंगे उनके इक्विवेलेंट स्कोर कर सकते हैं अगर आप सिंगेज को 2 बार अच्छे से बना लेते हैं। एक बार आप बना लेते हैं तो बहुत समय लगता है, लेकिन दूसरी बार सिंगेज बनाने में टाइम नहीं लगता। दूसरे बार किसी बुक को बनाने का तरीका मुझसे सीखो कि कैसे बनाते हैं, ताकि एक दिन में आप 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो, या एक दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट कर लो, जिससे बहुत अधिक क्वेश्चन का एक्सपीरियंस होगा कम समय में, बहुत अधिक प्रोडक्टिविटी होगी कम समय में। तो ये सिंगेज के 2 तरीके हैं, या तो आप टाइप 1 करो या फिर टाइप 2 करो। अब है प्रीवियस ईयर। अभी बताया कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका आखिरी गोल और सबसे सेट गोल होता है प्रीवियस ईयर का पेपर फ्रीक्वेंटली बनना चाहिए। प्रीवियस ईयर का पेपर फ्रीक्वेंटली बनना चाहिए, आसानी से बनना चाहिए। हालांकि प्रीवियस ईयर के अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू में जाते हैं या फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चन में जाते हैं
और उसमें जाते हैं, प्रीवियस ईयर जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू में जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं, इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में जाते हैं, तो वो आपको रुलाएगा, वो आपको रुलाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, वो फ्रिक्वेंटली किसी से नहीं बनते, फ्रिक्वेंटली थोड़े नहीं बन जाएगा, वो बनते हैं दिक्कत से, जद्दोजहद से, लेकिन बनना चाहिए। तो आप आसानी से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं अगर आपको प्रीवियस ईयर फ्रिक्वेंटली बन रहा है। प्रीवियस ईयर में क्या क्या बनाना है मेंस के लिए, मेंस के लिए क्या क्या बनाना है प्रीवियस ईयर में, फॉर मेंस, फॉर एडवांस तो फुल बनाने पड़ेंगे, फॉर मेंस प्रीवियस ईयर में मेंस के लिए क्या क्या बनाने की जरूरत है, जेई मेंस के लिए क्या क्या बनाने की जरूरत है। सिंगल करेक्ट टाइप, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में सिंगल करेक्ट टाइप हैं, प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चन बैंक तो बनाओ ही बनाओ, जेई मेंस तो पूरे ही बनाओ, सभी सिंगल करेक्ट टाइप या फिर इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू वाले हैं। और जेई एडवांस के भी कुछ सेक्शन बनाने की जरूरत होती है उन बच्चों के लिए जो 80 या 90 या इससे ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं। 80-90 से अधिक स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जेई एडवांस के सेक्शन बनाने होते हैं, और वो सेक्शन होता है कम से कम सिंगल वाले प्लस मल्टीपल वाले, सिंगल वाले और मल्टीपल वाले। मल्टीपल वाले करेक्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके एक्यूरेसी को बहुत बहुत बूस्ट करते हैं, क्योंकि आप जो गलती करने लगते हो तो मल्टीपल करेक्ट टाइप में बार बार गलतियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वहां अगर गलतियां कम होने लग गई तो आपके मिस्टेक्स कम होने लग जाएंगे। सिंगल करेक्ट टाइप और मल्टीपल करेक्ट टाइप वाले क्वेश्चन जो बच्चे जेई मेंस के लिए इतना मार्क्स का टारगेट रखते हैं अभी, वो ध्यान रहे कि आपको एनसीईआरटी, कंसेप्ट बूस्टर, सिंगेज, प्रीवियस ईयर, सिंगेज और प्रीवियस ईयर में जेई मेंस सभी पूरे बनने चाहिए, और उसके बाद ये सिंगल करेक्टर और मल्टीपल करेक्टर जेई एडवांस के क्वेश्चन बैंक से बनने चाहिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। ये सबसे बुरी चीज है, अगला स्लाइड पे आपको दिख रहा है, सबसे बुरी चीज है, बच्चे अपने आप से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। हाई एक्सपेक्टेशन अच्छे प्रिपरेशन ही नहीं होने देता है। जिन जिन बच्चों ने दुनिया में अच्छे एक्सपेक्टेशन रखे हैं खुद से, मैंने देखा उनसे बर्बाद होते हुए। वो ख्याली पुलाव इतना सजाता है, ये नहीं बोल रहा हूं कि बिना लो एक्सपेक्टेशन गिव्स अ गुड रिजल्ट, ये बोल रहा हूं कि हाई एक्सपेक्टेशन गिव्स अ बैड रिजल्ट, ये नहीं बोल रहा हूं कि लो एक्सपेक्टेशन गिव्स अ गुड रिजल्ट। इसका मतलब ये मत समझना ना कि एक्सपेक्टेशन छोड़ दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ये वर्ड लिखा है हाई, एक्सपेक्टेशन हाई नहीं होनी चाहिए, खुद से उम्मीद होनी चाहिए, आशाएं होनी चाहिए, लेकिन हाई नहीं होनी चाहिए। हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से बच्चे ख्याली पुलाव इतना सजाने लगते हैं, ख्यालों की दुनिया में वो आईआईटीएन बन करके करोड़ों की गाड़ी में घूमने, 3-4 करोड़ों की गाड़ी में घूमते हुए अपनी सुंदर सी वाइफ और 2-3 बच्चे के साथ, मम्मी पापा के साथ घूमते हुए नजर आते हैं। वास्तव में क्या है, तो चड्डा पहना घर में नंगा फूंगा बैठा एक लड़का। ये रियलिटी है कि वास्तव में चड्डा पहन के घर में नंगा फूंगा बैठा हुआ है, और ये उसके सपने हैं कि मस्त लैम्बोर्गिनी कार में एक सुंदर सी लड़की, 2 बच्चे, 2 मम्मी पापा के साथ, बेहतरीन आईआईटीएन, बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, भयंकर बड़ा पैकेज, समाज में मान सम्मान इज्जत, ये उसके एक ख्याल है। हाई एक्सपेक्टेशन गिव्स अ बैड रिजल्ट, ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे। क्या कहेंगे हर दिन खुद को, ये है सक्सेस मंत्र, क्योंकि एग्जाम में परफॉर्मेंस के लिए प्रेशर को कम करने का सबसे बड़ा फंडा ये है। ध्यान रहे, जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है वो जिंदगी में असफल कभी नहीं होता है। ज्ञान कभी भी नॉन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। ज्ञान अगर आपके पास में है तो वो नॉन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। पैसे कुछ पल के लिए नॉन प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज, एक्सपीरियंस, ज्ञान, बुद्धि, ये कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी जरूर देगा। ये प्रोडक्टिव ही होता है, ये कभी भी सड़ेगा नहीं। अच्छे से पढ़ूंगा तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, यही एटीट्यूड चाहिए बच्चों को। और इसी एटीट्यूड से बच्चे आईआईटी में जाते हैं, सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि अच्छे से पढ़ूंगा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन वो नहीं लगाते हमको आईआईटी में चले जाना है, चला जाता है। जो बच्चा एक्सपेक्टेशन लगाता है आईआईटी में चला जाऊंगा तो उसके बाद तो लाइफ सेट हो जाएगी, नहीं जाता है। ये बड़ा कड़वा सत्य है। जो बच्चा खुद से बहुत एक्सपेक्टेशन करता है वो नहीं जाता है।
वो बीच में ही टूट जाता है, क्योंकि आईआईटी के रास्ते से टेढ़े मेढ़े हैं ना, कि जब आप बहुत उम्मीद कर लेते हो खुद से और टेस्ट का रिजल्ट बहुत खराब आता है, तो आपकी उम्मीद आपके रिजल्ट से बहुत बड़ा गैप में दिखता है, बहुत भयंकर मिसमैच दिखता है आपको, और आपके हिम्मत ही टूट जाते हैं। उस बच्चे का हिम्मत ही टूट जाता है जो अपने आप से बहुत उम्मीद करता है। और अगर हिम्मत टूट गया एक बार के लिए, तब तो वो प्रिपरेशन ही छोड़ देगा। जिस एग्जाम को हमने दिए नहीं है उसके बारे में ये बोलना कि मुश्किल होता है, हमसे नहीं होगा, पाप है। या हम नहीं कर पाएंगे, पाप है। काहे नहीं कर पाओगे? कैसे नहीं कर पाओगे? और आप कैसे इतना श्योर होकर के बोल सकते हैं कि आपसे नहीं होगा? आपने इस एग्जाम को दिया है क्या? नहीं दिया है ना। जब आप एक सामान्य बच्चे हैं ऐसे जिसने एग्जाम दिया ही नहीं है, तो एग्जाम के बारे में अनुमान कैसे लगा सकते हो? ये अनुमान से हनुमान नहीं बनना चाहिए। और इसी वजह से ये इसका बेस होता है हाई एक्सपेक्टेशन। जब बच्चे बहुत उम्मीद करते हैं खुद से, बेशुमार बेइंतहा उम्मीद करके बैठ जाते हैं, और बैड रिजल्ट आता है उसको टेस्ट में, टेस्ट पेपर में धड़ाम हो जाता है मार्क्स, तो हिम्मत भी टूट जाती है, हिम्मत भी टूट जाती है और उसकी प्रिपरेशन ही छूट जाती है। तो फिर तो सपना सपना ही रह गया। इसीलिए आज के बाद अपने आप से उम्मीद करना बंद कर दोगे, कभी भी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। बस इसी एटीट्यूड पे काम करोगे कि अच्छे से पढ़ूंगा तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। ये है मंत्र, ये नहीं। इस मंत्र को छोड़ दो, ये बैड रिजल्ट देगा आपको। अच्छा ही होगा। और एक बात, अपने प्लान को हर 10 दिन पे बदलने मत देना। जो प्लान मैं आज दे रहा हूँ, मैं अपने बारे में इतना सा बता दूँ, अब मत आने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो, आपने अपनी आँखों से देखा है कि किस तरीके से सक्सेस रेशियो को मैनेज किया हो, किस तरीके से सक्सेस रेशियो आया है। अपनी आँखों से देखा है, अपने अनुभव किया है ये सब चीज़। ये जानते हैं आप कि सक्सेस रेशियो कितना रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो जो बता रहा हूँगा डेफिनेटली 100% श्योर सर्टेन सही है। ये क्लासरूम का अनुभव है, ये सफलता का अनुभव है। बच्चे हर 8-10 दिन पर अपने प्लान बदलने लगते हैं, क्योंकि 10 दिन बाद वो अनसेटिस्फाई हो जाते हैं। ध्यान रहे, अपना टारगेट वो एक वीक में इतना बड़ा सेट करते हैं और वो इतना कंप्लीट करते हैं, तो तब ऐसा ध्यान रहे कि अगर इतना ही कंप्लीट हुआ है तो अगले वीक में मैं इतना ही टारगेट रखूंगा। जितनी औकात हो उतना ही टारगेट रखिए। ऐसा नहीं कि क्षमता हमारी है एक दिन में, एक वीक में 2 चैप्टर खत्म करने की या फिर 1 चैप्टर खत्म करने की, और मैं टारगेट रख लेता हूँ, लिख देता हूँ पेपर पे कि इस वीक में मैं 6 चैप्टर समाप्त कर दूंगा या 3 चैप्टर समाप्त कर दूंगा। वो होगा नहीं, और वो नहीं होने पर हिम्मत टूट जाएगी। हिम्मत को बचाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए अपनी क्षमता को भी पहचानो, अपने टारगेट को अपनी क्षमता के हिसाब से सेट करो। पिछले वीक आपने कितना वर्क किए थे, उससे थोड़ा ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा तो बंद हो जाएगा, जो होना है वो भी नहीं होगा, पूरे स्टॉप हो जाएंगे काम। तो चेंज नहीं करोगे प्लान, जो प्लान मैं आज देने वाला हूँ, या फिर आज नहीं, अब से लेकर के अंत तक देता रहूँगा टिल एग्ज़ाम, वो प्लान एकदम सटीक, सही, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। उस पर कहीं से कोई संदेह, क्वेश्चन मार्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे डाउट डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगे कि सर ये प्लान हमको शूट नहीं कर रहा है, तो मैं आपको दूसरा कुछ दूंगा जो आपके हिसाब से एडजस्टमेंट करेगा। आपके हिसाब से मैं कुछ नया प्लान बना के दूंगा। एक्सपेक्टेशन बहुत नहीं होना चाहिए। डोंट चेंज द प्लान टिल एग्जाम। चलिए, अब किसी चैप्टर को कैसे रिवीजन करोगे, इस बात पे डिस्कस करते हैं कि किसी एक चैप्टर को रिवीजन कैसे करेंगे, कितने स्टेप्स पर वर्क करेंगे ताकि वो चैप्टर हमको एग्जाम में प्रोडक्टिव स्कोर देगा।
क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता ना कि क्या करना है कि ताकि प्रोडक्टिव स्कोर दे। एक एक चैप्टर जोड़ करके प्रिपरेशन कंप्लीट होती है, तो हर एक चैप्टर को ध्यान देने की जरूरत है। 20 चैप्टर छोड़ने का आज़ादी है आपको, किसी तीनों सब्जेक्ट मिला करके 20 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, तब भी आप एनआईटी में हो। मैक्सिमम आप 20 चैप्टर्स छोड़ सकते हैं, आप एनआईटी में हो। और इस 20 चैप्टर छोड़ने के बाद भी आप एनआईटी और आईआईटी के लिए एलिजिबल हो। आप हर तीनों सब्जेक्ट मिला के 20 चैप्टर छोड़ सकते हैं, 75 या 70 चैप्टर में से 20 चैप्टर्स छोड़ सकते हैं। आपके पास ये चॉइसेस है। नहीं छोड़ोगे तो बेहतर रिजल्ट होगा, प्रिपरेशन कर लोगे तो और बढ़िया रैंकर आएगा। लेकिन अगर आप छोड़ना चाहें तो आपके पास 20 चैप्टर छोड़ने का पूरा एक्सपीरियंस, आपके पास ऑप्शन है। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि 20 चैप्टर छोड़ा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, संकल्प में रिवीजन कैसे करोगे? एक चैप्टर का रिवीजन, पहले चैप्टर का रिवीजन करने के लिए पहला स्टेप, ध्यान रहे कि आपकी क्लासरूम से बेहतर दुनिया में कोई बुक छपा ही नहीं है और न छपेगा। अगर आपका टीचर प्रोडक्टिव है, आपका ही क्यों, दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी कोने में किसी भी बच्चे के लिए ये बात है कि अगर आपका टीचर प्रोडक्टिव है, रिजल्ट दे पा रहे हैं, तो उनके पढ़ाए नोट से बेहतर दूसरा कोई भी बुक धरती पे छपा ही नहीं है, न छपेगा। क्योंकि टीचर्स के क्लासरूम नोट सीधे उस वर्ष के एग्जाम को फोकस करके ओरिएंटेड होता है कि जो ये बच्चा जो अगले साल एग्जाम देगा तो किस टाइप का पेपर होगा, उसी पेपर को लेकर के पढ़ाई जाती है, बल्कि नहीं होती है क्लासरूम नोट। एकदम नेसेसरी चीजें होती हैं। तो क्लासरूम नोट से बेहतर कोई भी थ्योरी का बुक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान रहे, किसी भी सब्जेक्ट में टीचर प्रोडक्टिव होना चाहिए, और मैं हूं। तो रीड क्लासरूम नोट। एक बार के लिए क्लासरूम नोट धड़ल्ले से पढ़ लीजिए, पूरी बात पढ़ लीजिए। पहला स्टेप, आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। किसी भी चैप्टर के क्लासरूम नोट को पढ़ने के लिए 50 मिनट बहुत होते हैं समझने के लिए, क्योंकि इससे पहले ही समझ चुके हो। अब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब उस थ्योरी का एप्लीकेशन करना है। सॉल्व ऑल क्लासरूम क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए पहले जो क्लासरूम में ही डिस्कस हो चुके हैं। क्लासरूम में डिस्कस क्वेश्चन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए होता है, बच्चे की प्रैक्टिस के लिए नहीं। कंसेप्ट को एप्लीकेबल बनाने के लिए, कंसेप्ट तो आ गया बच्चे को, एक बार क्लासरूम नोट पढ़ लिया तो अब आ गया, तो एप्लीकेबल कैसे होगा, कैसे अप्लाई करेगा ताकि वो सही करेगा, ताकि कम समय में स्कोर हो सके। तो उसके लिए उसी क्लासरूम की क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि क्लासरूम के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एकदम बेसिक लेवल से एकदम हाई लेवल तक होता है, एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक होता है। हर एक प्रकार की चीजें टच की जाती है। इसीलिए क्लासरूम के क्वेश्चन से बेहतर या एग्जाम्पल कुछ नहीं होता है। हाँ, अब आप ऐसा कर सकते हैं कि क्लासरूम की क्वेश्चन तो पहले टीचर्स ने बनाए थे। अब आप टीचर्स की बिना हेल्प के, बिना उस सॉल्यूशन के हेल्प के खुद से बना सकते हो। ध्यान रहे कि सुंदर नोट नहीं होना चाहिए। जेई का प्रिपरेशन में मैं नहीं मानता हूं कि एक सुंदर नोट होना चाहिए। मेरे हिसाब से जितना बच्चा मेरे हाथ से जितना बच्चा IITian बना है, किसी के पास एक नोट नहीं हुआ करता था। मेरे पास कोई भी एक हैंड रिटन नोट नहीं है जिसके आधार पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। जो कुछ है मेरे पास वो दिमाग में है, और मुझे इस बात पर विश्वास है कि दिमाग में जब तक है तब तक मैं प्रोडक्टिव हूं। जिस दिन ये चीजें नोट पे उतर जाएगी, यहां से गायब होकर के, उस दिन मेरी डिपेंडेंसी उस नोट पे हो जाएगी और मैं इतना प्रोडक्टिव नहीं रहूंगा। तो बच्चे को प्रोडक्टिव होने के लिए सारी चीज दिमाग में होनी चाहिए। कॉपी सुंदर होना मूर्खता है, शुरू से बोल रहे हैं, कॉपी सुंदर होना मूर्खता है। सुंदर कॉपी पे फोकस नहीं करने का टाइम बर्बाद होता है। सॉल्व ऑल क्लासरूम क्वेश्चन, ये दूसरे स्टेप है। तीसरा स्टेप, सॉल्व किसी भी एक चैप्टर को फुल कंट्रोल में करने के लिए इतना कि किसी भी एग्जाम को फोड़ के रख दे। 100 से 300 क्वेश्चन के बीच के सॉल्यूशन होने चाहिए, 100 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आमतौर पर मेरा अनुभव है कि 200 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। उस 200 में से 100 क्वेश्चन बेसिक स्टैंडर्ड के होने चाहिए और 100 क्वेश्चन मेंस, 50 क्वेश्चन मेंस के स्टैंडर्ड के होने चाहिए, 50 क्वेश्चन एडवांस के स्टैंडर्ड के होने चाहिए, 50 से 100। ऐसे मान लो कि 100 क्वेश्चन मेंस और एडवांस के जो मिले जुले सेक्शन है उसके होने चाहिए, और कम से कम 25-30 ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए जो एडवांस से ऊपर है। 25-30 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए इन 100 में से, 100 से 300 में। अगर आप एडवांस की बात करते हो तो जो एडवांस के ऊपर है, क्योंकि एडवांस कभी कभी ऐसे पेपर सेट कर देता है जो ऐसा कभी ना किया हो।
ऐसा ऊट पटांग टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो ऊट पटांगा क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरत होता है ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करें जो एडवांस के लेवल से हाई हो, और उसका पैकेज आपको मेरी तरफ से मिलेगा। और वो सिर्फ 20-25 क्वेश्चन ही सभी आपके बनाए हुए 200 क्वेश्चन पर भारी पड़ते हैं। इतने तगड़े होते हैं वो 20-25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन का पैकेज, 26 क्वेश्चन का पैकेज मेरी तरफ से सब्जेक्टिव का हर किसी को गिफ्ट होगा तब जब एडवांस की प्रिपरेशन पे लगेंगे। फिलहाल मेंस पे हैं तो सॉल्व 100 to 300 क्वेश्चन। अब ये 100 to 300 क्वेश्चन के बीच में कितना भी बना सकते हो, एटलीस्ट 100 तो बनाओ ही बनाओ फ्रॉम एनी ऑफ योर रेफरेंस बुक। या रेफरेंस बुक आपका या तो रिवीजन के लिए प्लान जिस लेवल का बुक आप चुनते हो, या तो आप कंसेप्ट बूस्टर पैकेज हो सकता है, या सिंगेज हो सकता है, या फिर कोई और बुक अमित अग्रवाल की बुक हो सकती है, या विकास गुप्ता की बुक हो सकती है। जिस भी लेवल के स्टूडेंट हैं आप उस लेवल की आप बुक चुनिए, या फिर एसके गोयल का न्यू पैटर्न हो सकता है। तो बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हैं, अच्छे हैं, जो हमारी तरफ से भी दिए जाते हैं। तो बट मेरी तरफ से तो आपको सिंगेज रेफर किया जाता है आमतौर पर ज़्यादा बच्चों को। तो सिंगेज के 100 क्वेश्चन कोई बना लो, कोई भी 100 क्वेश्चन बना लो। अब कौन से 100 होने चाहिए ये मैंने बताया कि किस टाइप के स्कोर को फोकस कर रहे हैं। अगर हम 70 मार्क्स तक का स्कोर कर रहे हैं तो उसके लिए टाइप 1 बनाना है। अगर हम 90 या फिर 85 से ऊपर का स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं तब हमको पूरा सिंगेज बनाना पड़ेगा। तब ये 100 से नहीं, तब 300 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। जितना अधिक क्वेश्चन बनाएंगे उतना बेहतर प्रोडक्टिव होंगे हम, जितना कम क्वेश्चन बनाएंगे प्रोडक्टिविटी उतनी कम होगी। और सबसे अंत में कि प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करो ही करो, किसी भी चैप्टर में प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करो ही करो। अंत में आखिरी टारगेट है ये, आखिरी टारगेट है ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करो ही करो। देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स, जिस चीज को मैं बोलता हूं कि नोट नहीं होना चाहिए आपके पास, उसके सब्स्टिट्यूशन मेरे पास है एक शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट किसको बोलते हैं पहले समझो। शॉर्ट नोट वो नहीं होता है जो 2 पन्ने या 3 पेज तक एक चैप्टर लिखा हो। शॉर्ट नोट वो होता है कि A4 साइज के 1/4 हिस्से में शॉर्ट नोट लिखा हो। यानी एक A4 साइज के शीट में, इतने बड़े शीट में, एक A4 साइज के शीट में, इतने बड़े शीट में आप 4 चैप्टर की चीजें लिख दो। शॉर्ट नोट में वही लिखो जिसे भूल जाओगे, जिसे भूल जाओगे। जैसे आज मैंने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखने जाओगे तो बहुत कम फॉर्मूले होंगे ना जिसको आप भूल जाओगे। आपको तो बहुत सारे फॉर्म्स पढ़ा चुके हैं, लेकिन हालांकि इंटीग्रेशन में लिखने वाली और याद करने वाली बात ज़्यादा होती है, इसलिए उसके नोट थोड़े बड़े होंगे। बट दूसरे जो चैप्टर्स है उसमें भूलने वाली बात नहीं होती, उसमें भूलने वाली बात नहीं होती। बहुत कम ऐसे टर्म्स होते हैं जिसे हम भूल जाते हैं। तो जो चीज़ें हम भूल जाएंगे हम सिर्फ उसी को लिखना है। उससे होगा क्या कि हम उस शॉर्ट नोट को 5 बार लिख लेंगे। शॉर्ट नोट इतना छोटा होना चाहिए कि वो उसे हम बार बार लिखने से वो भी हमको याद हो जाए, मतलब हमारे पास कुछ भूलने के लिए बचा ही नहीं है। आखिरी के समय में हम उसी शॉर्ट नोट को एग्जाम से 1 दिन पहले, लास्ट नाइट हम आराम से रिवाइज कर सकते हैं। उससे पहले भी 2 दिन पहले से कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। हम 2 दिन में पूरे चीज रिवीजन कर सकते हैं, कोई एक टॉपिक हमसे छूटा नहीं होगा। अगर वो नोट एक्चुअल में शॉर्ट हुआ तो, और अगर वो नोट इतना मोटा मोटा हुआ, इतना मोटा मोटा नोट हुआ, तो हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तब तो हमको इतना बड़ा मुक्त पढ़ना पड़ेगा। 2 दिन में तो किसी का नाना का औकात नहीं पढ़ ले इतना मोटा, 2 दिन में तो नहीं पढ़ पाएंगे। शॉर्ट नोट का मतलब है कि A4 साइज का 1/4 में सारी बातें लिखी हुई हो छोटी छोटी अक्षरों में, ऐसे जैसे हमको ही समझ में आ रहा हो, दूसरे को नहीं समझ में आएगा। हमको कौन सा ब्यूटी कंटेस्ट में भेजना है। और दूसरा, रफ वर्क पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फेयर एंड लवली लगा के इस्तेमाल नहीं करोगे। रफ वर्क बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट चीज़ है। रफ वर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रफ वर्क, आपके जो काम होंगे ना वो रफ में होना चाहिए, ज़्यादातर रफ में होना चाहिए। हाँ, ऐसा करो कि आप एक सुंदर कॉपी लो, उसी में सिस्टमेटिक ढंग से रफ करो, लेकिन रफ वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना है। इस बात से ध्यान हटा लेना है कि सुंदर तरीके से दिखना चाहिए हमारी लिखावट या हमारा वर्क किसी को समझ में आना चाहिए। किसी को नहीं समझ में आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक बात है मुझे या झासर या फिर करियर जोन के और किसी टीचर्स को, वो समझ में आ जाता है कि कितना वर्क किए हो। वो आराम से समझ में आ जाता है कि कितना वर्क किए हो। जो वर्क किया हुआ बच्चा रहता है उनका तेज बोलता है, उनका परफॉर्मेंस बोलता है कि काम किया है। हमको काम यहाँ चाहिए, कॉपी पे नहीं। ये ट्रेंड होना चाहिए, कॉपी सुंदर नहीं। ध्यान रहे कि ये ट्रेंड होना चाहिए, मस्तिष्क में वर्क होना है, कॉपी में नहीं। कॉपी में जितना मिनिमाइज होगा वर्क उतना अच्छा है, यहाँ जितना अधिक होगा उतना बढ़िया है।
एंड आखिरी में आते हैं, बढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम की तरफ। ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जो जरूरी नेसेसरी चीज है वो है टेक्स्ट बुक प्लस कोई रेफरेंस के लिए जेई की प्रिपरेशन आपके लिए मोर देन इनफ से भी बहुत ज्यादा इनफ है। ये है इनफ प्रो अल्ट्रा मैक्स। जेई की जो प्रिपरेशन है, टेक्स्ट बुक के अलावा किसी रेफरेंस बुक की जो जरूरत होती है, वो आपकी जो जेई की प्रिपरेशन है वो अल्ट्रा प्रो मैक्स है। इतना तो कभी नहीं यूज होगा बोर्ड एग्जाम में। दूसरी, राइटिंग प्रैक्टिस, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, ये चीज चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का काम नहीं है। क्या आप 2 साल से टाइपिंग करके पढ़ रहे हो? नहीं ना, आप जो राइटिंग करके ही पढ़ रहे हो ना 2 बरस से, हैंड रिटन से ही तो कर रहे हो, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, सबको होता है, राइटिंग प्रैक्टिस होता है। और तीसरा कि बोर्ड टेक्स्ट बुक, बोर्ड का टेस्ट देने की जरूरत होती है, कॉपी चेक मार्किंग की जरूरत होती है। तो इसमें आपको बोर्ड के टिप्स में, इसमें तो हमारी तरफ से आपको क्लास ही लगाएंगे ना, बोर्ड एग्जाम की तो आपकी क्लास ही लगेगी, बोर्ड एग्जाम की आपकी क्लास ही लगेगी। बोर्ड चूंकि जनवरी फैब में होना है ना, फैब लास्ट में होता है बोर्ड, तो इस वजह से इसके लिए एक बहुत ही पुअर बच्चों के लिए, जो बहुत ही सड़ा हुआ है, उसके लिए भी ये 50 दिन बहुत ज़्यादा होता है। और जो बच्चा भी जेईई मेंस क्वालिफाई करने के हिसाब से है, उसके लिए 30 दिन बहुत ज़्यादा होता है। जो सिर्फ बॉर्डर क्वालिफाई कर जाता हो, उसके लिए 30 दिन ही इनफ होते हैं बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। और जो बच्चा एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, वो ड्यूरिंग एग्जाम अपने आप को खुद आराम से प्रिपेयर कर लेता है। जो बच्चा एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, वो ड्यूरिंग एग्जाम ही पढ़ता है। ये तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। जो बच्चा आईआईटी में है, उसको मैं पहले से बोलता था, भाई बोर्ड पढ़, नहीं पढ़ता था वो। मैं बोलता था बोर्ड पढ़ो, नहीं पढ़ता था। जबरदस्ती किताब लेकर के बिठाता था, नहीं पढ़ता था वो, क्योंकि वो बोलता था क्या करना है बोर्ड एग्जाम पढ़ के। हम डरते थे कि 76% के नीचे अगर आ गया, क्योंकि अक्सर आईआईटी में जाने वाले बच्चों का हैंड राइटिंग बहुत खराब रहा है। तो इस बात से लेकर के मैं डरता हूँ कभी कभी कि अगर उसका 76 से नीचे आ गया, तो इसलिए मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ठीक है भाई, 90 की प्रिपरेशन कर, 92, 93 कुछ भी लाना, लेकिन 76 से ज़्यादा लेना। वो बोलता सर 77 चाहिए, इससे ज़्यादा अपने को चाहिए ही नहीं। और ऐसा ही बोल करके वो 92, 93 ले आता है। और वो क्या करता है, ड्यूरिंग एग्जाम सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करता है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है जो उससे ना बनता हो किसी भी सब्जेक्ट में। बस इंग्लिश है, किसी का आईटी है तो उसके लिए अलग से क्लास लगता है, उसकी क्लास वो अटेंड करता है बस। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए वो कभी बोर्ड की क्लास में बैठता भी नहीं है। बोर्ड की क्लास कार्य जोन की तरफ से लगती है, लेकिन उनको बैठने की जरूरत भी नहीं होती। वो अपने आप को टाइम खराब नहीं करना चाहता अपना। वो चाहता है कि जेईई में अच्छा रैंकर बनना है, तो बोर्ड में क्या रखा है। तो ये तो वो इसकी मेंटालिटी, ये मेरी मेंटालिटी नहीं है, मैंने नहीं थोपा हूँ किसी पे, ये उसकी अपनी पर्सनल मेंटालिटी है। बट जो बहुत ही सड़ा हुआ बच्चा होगा पूरे क्लास का, 50 दिन मेरी मान लो, 50 दिन बहुत इनफ होते हैं आपको 85-90% से ऊपर लेने के लिए। 85 सड़ा हुआ परसेंट, 90% से ऊपर लाने के लिए 50 दिन बहुत होते हैं। 50 दिन भी काम कर जाए तो हाँ, ग्रुप में बोर्ड में डिस्कशन करोगे तो सड़ जाओगे। बोर्ड के प्रिपरेशन के दौरान क्या नहीं करना है, बोर्ड के प्रिपरेशन के दौरान क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ये भी देख लो जरा। क्या करोगे तो सड़ जाओगे। अगर कभी कोई आपको बच्चा बोले कि अब जो है सब चीजें खत्म हो गई है सिलेबस, चलो घर में बैठ करके हम लोग ग्रुप बनाते हैं और बोर्ड की पढ़ाई करते हैं, उसको 2 जूता मारना मेरी तरफ से। उसको सीधे 2 जूता खींच देना, बाद में जो होगा हम देख लेंगे। अगर कोई बोलता है कि कोचिंग छोड़ दो, कोचिंग आने में क्या रखा है, क्या होता है, एनालाइज करने को बोलने लगे कि कोचिंग में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं हम, इतना परफॉर्मेंस तो हम घर में ही दे देंगे, तो उनको मेरी तरफ से खींच दो 2-4 जूते, 5-6 जूते खींच दो। मैं कहता हूँ दर्जन भर खींचो। ऐसा अगर आपको किसी ने बोला, या इस टाइप की कोई भी बात आपको किसी ने बोला
कि अरे यार यहाँ आकर के दिन भर क्या करते हैं, सिलेबस तो खत्म ही हो गया। सर लोग भी तो दिन में 2 बार आते हैं, 2 बार ही हमको बातचीत होती है, और वो भी ऐसा क्या कर देते, कुछ भी तो नहीं करते। तो इतना काम तो हम घर में ही कर लेंगे। तो पैर में जो कुछ भी पहने होगा तुरंत खोलना और खींच देना, बिना कुछ देखे सोचे समझे कौन है सामने वाला ये मत देखो, खींच दो बस, ताकि अगली बार ऐसे थॉट्स ना बोले। हाँ, ये उसका कहना सही है कि घर में बैठ करके इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, छठे दिन तो फट के हाथ में आ जाएगा। 1 दिन प्रोडक्टिव हो जाएंगे घर में, 2 दिन प्रोडक्टिव हो जाएंगे, 3 दिन भी प्रोडक्टिव हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या? 7 दिन बाद क्या होगा मालूम? एक रूम, बंद दरवाजा, किसी के घर को अड्डा बनाया जाता है। बोर्ड में क्या करते हैं बच्चे, 5-6 बच्चों का ग्रुप बनता है और फिर किसी के घर को अड्डा बनाया जाता है। उसके घर में उसकी मम्मी को ऐसा लग रहा होता है कि हमारा बेटा चांद पे पहुंच गया आज। क्यों? क्योंकि ये 5 लोगों के साथ बैठ करके पढ़ रहा है। रूम, दरवाजा अंदर से लॉक, 5 लोग अलग अलग डायरेक्शन में लेटे हुए होते हैं, अलग अलग विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं, और कुछ ग्रुप्स तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर न जाने क्या क्या होता है। ये आप अच्छे से जानते हो, हम भी जानते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा नहीं बनोगे। सफलता एक के जगह मिलने वाला है, वो है करियर जोन। वो जब आप टीचर्स के छत्र छाया में रहोगे, आपके पास एक के जगह विकल्प है, और वो एकदम श्योर सर्टेन 100% विकल्प है कि उससे होगा। कोई बीच में बोले तो उसको जूता खींच देना हमारी तरफ से। बोलना रंजीत सर ने बोले थे, आदेश का पालन कर रहे हैं, गुरु आदेश सबसे ऊपर होता है, बाद में जो होगा देख लेंगे। ऐसे लोगों के विचार से बचोगे। हाँ, कभी भी कोई भी दूसरा बच्चा आपका, भले ही बेस्ट फ्रेंड हो, आपको ये बोले कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, ध्यान रखना, उसके बाद से अगले दिन उससे कभी बात नहीं करना। अगर आपको अपने से खुद से थोड़ी भी मोहब्बत है, कोई बच्चा ये बोल दे कि मेरा रिजल्ट होगा क्या, ये तेरा नंबर कितना आया, मेरा तो आ ही नहीं रहा है, मेरा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उस दिन से उससे बात कट्टी हो जाना, कट्टी। मिलूंगी तुझसे या मिलूंगा तुझसे 12th एग्जाम जेईई एडवांस के बाद, जिस दिन मई में एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके अगले दिन मिलूंगा तुमसे हाई करने। उससे पहले तक के लिए तलाक 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 तलाक, कोई दोस्ती नहीं। ऐसे नेगेटिव थॉट्स या ऐसी इस टाइप के विचार वाले लोग आपके दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं। अगर कोई भी बच्चा ये बोलता है तो आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देता है। उस समय आप उसको भले ही बोल देते हो कि अरे यार इतना घबरा काहे रहे हो, सर ने बोले ऐसा नहीं करने का, लेकिन इतना काहे घबरा रहे हो। बट थोड़ी देर बाद आपके भी दिमाग में ये चीज़ चलने लगती है, बोल तो सही रही थी, मेरा होगा क्या। और जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन मार्क अपने पे उठाया मेरा होगा क्या, उसका नहीं होगा। लिख लो रिजल्ट, बोल रहा हूँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, नहीं होगा। जिस बच्चे ने निस्संदेह होकर के एकदम पवित्र भावना के साथ किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचारों को अपने मन में ना आने देते हुए अंत तक फाइट किया है, वही जाएगा कॉलेज में, वही जाएगा आईआईटी में, और वो जाएगा ही जाएगा, वो एकदम से जाएगा। प्रूफ बोलूं, 21 तारीख हो चुका है और पार्शली रूप से सभी संस्थान खुल चुकी हैं। अभी आ जाओ करियर जोन सेंटर में। जितना बच्चा आपको 12th सेक्शन का पढ़ता हुआ दिख रहा है ना, उसको सिर्फ एक ही है इस धरती पे पावर जो उसको आईआईटी से रोक सकता है, वो है ईश्वर। उसको, उस बच्चों को आईआईटी जाने से सिर्फ ईश्वर रोक सकते हैं और कोई नहीं। जो बच्चे अंत तक, आज तक 4 दिन बाद जेईई एडवांस की एग्जाम होने वाली है और आज तक आपके सीनियर लोग जो हमसे डेली बातचीत करते हैं, डेली किसी भी माध्यम से डेली गाइडलाइन में रहते हैं, डेली हमारे हिसाब से पढ़ते हैं, उनको सिर्फ ईश्वर रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता, और कोई नहीं रोक सकता है उसको, सिर्फ ईश्वर। ईश्वर ही नाराज हो जाए तो ये अलग बात है, फिर तो भगवान से पंगा लेकर के जीत नहीं सकते। बदनसीबी की हद हो जाए तो ये अलग, ये दूसरा मैटर है।
लेकिन जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है तो वो इतना प्रिपेयर है कि वो IIT जाएगा ही जाएगा। और वही बच्चे बोर्ड पर सबसे बड़े फोटो के साथ, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ रहते हैं। मालूम का है, उस अंत तक टिकने के लिए किसी तेज दिमाग का होना जरूरी थोड़े ना है, बहुत हिम्मत का ज़रूरत है। बीच में ऐसे नेगेटिव विचारों से बचने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से उसकी दोस्ती खत्म हो जाती है धीरे धीरे। आपने भी कर लेना। जो भी बच्चा कभी नेगेटिव थॉट्स बोले, थका हुआ बातचीत करे, उससे हट जाना, उससे हट जाना। भले ही आपका दोस्त हो, भले ही आप बचपन से उनके साथ खेले कूदे हो, आप एक ही बनियान में दोनों घुस घुस के रहे हो, फिर भी उसको बोलते चड्डी नाड़े वाला दोस्त। तो ऐसे दोस्त से भी ब्रेकअप कर लेना, ऐसे दोस्त से भी खत्म। एग्ज़ाम के बाद मिलूंगी, उससे पहले नो गपशप, कुछ नहीं। नेगेटिव थॉट्स ना आने देना है और ना ही किसी की सुनना है। और एक बात का ध्यान रखो, अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि नेगेटिव थॉट्स हैं तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। मेरा होगा या नहीं होगा ये मुझसे डिस्कस करोगे, किसी और दूसरे बच्चों से नहीं। मत करना, अपने पेरेंट्स से बात करना। कोई दूसरा बच्चा आपका प्रॉब्लम सुलझा नहीं सकता, बढ़ा देगा। अगर ऐसा कभी लगे कि हमसे होगा या नहीं होगा तो दूसरा बच्चा आपका प्रॉब्लम सुलझा नहीं पाएगा, वो बढ़ा देगा। प्रॉब्लम सुलझाने की क्षमता मुझ में ही है, मेरे जैसे टीचर्स में है, आपके यानी मुझ में मतलब टीचर्स में है, और आपके पेरेंट्स में भी है। तो यही वो दो लोग हैं, यही वो दो प्रजाति है, दो कैटेगरी है जिनसे आपके प्रॉब्लम सुलझ जाएंगे। बाकी सब जगह प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। घर वाले ही सबसे ज़्यादा बोलते हैं। पढ़बे नहीं करोगे तो घर वाला बोलेगा नहीं। घर वालों का क्या है, जिंदगी भर बोलता है तेरे से कुछ नहीं होगा। घर वाले की सुनता कौन है? बचपन में तो घर वाले ने आपको ये भी बोला था कि तुझे मेले से उठा के लाए थे, बढ़िया सच तो नहीं। तो घर वाले झूठ भी बोलते हैं, चिंता नहीं करना। घर वाले तो यूं ही बोलते रहते हैं। एक बात तो ये भी, घर वाले नहीं